क्या हेलो, आ रही आवाज? पता नहीं आ रही। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही है। क्या पढ़ रहे थे? लिखा दिए थे ना? टैबलेट में नोट्स है, कुछ सवाल वाल है उसमें, नोट्स है। अब धीरे धीरे कॉपी रिप्लेस हो जाएगा ना टैबलेट वैबलेट से, सारे नोट्स उसमें चले जाएंगे, तो 5-6 कॉपी कैरी नहीं करना पड़ेगा, एक कॉपी लेके घूमते रहो, एक वही नोट्स लेके। सैमसंग। तुम्हारे पास कौन सा है? कौन से मर्ज का टैबलेट खाते हो? क्या हुआ है टैबलेट खाने? कोई कारण है कि बस दिखाने के लिए रखे हो? ठंड लग गई है? लो, यहाँ पे ठंडी भी नहीं है, तुमको ठंड लग गई। चलो, तो एस्केप वेलोसिटी के बारे में बता दिए थे क्या होता है, ठीक है ना? कितना आया था? डेफिनेशन लिखा दिया है ना? फॉर्मूला अगर देखोगे v तो √2gm डिवाइडेड बाई r, ठीक है। अगर अर्थ के लिए होगा तो e पुट कर देंगे और इधर e पुट कर देंगे, और जिससे ve क्या आता है फॉर अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड यह होता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करा गया? बताए थे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? अच्छा, आज बताना था। चलो देखो क्या हुआ। ये तुम्हारा अर्थ है, यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, पार कहाँ कराना है? इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक रहे हो। तो मान लो वी से तुम फेंक रहे हो, वी से जब इस पॉइंट पे पार्टिकल होगा तो इसकी कुछ टोटल एनर्जी होगी, बस समझना है अभी। टोटल एनर्जी होगा, और इस टोटल एनर्जी में क्या क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही बाहर यहाँ पे पहुंचेगा, बाहर पहुंचते ही क्या गायब हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी गायब हो जाएगी। पॉइंट 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0 हो गया। और हम इसको ऐसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं कि ये जस्ट इसके बाहर जाके क्या हो जाए? रुक जाए। तभी उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। बाय डेफिनेशन ये वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए कि ये जाकर के यहाँ पे क्या हो जाए? रुक जाए। यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 0 है। हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते ही पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ कितना है? क्या क्या? हाँ, रेफरेंस इन्फिनिटी पे है तो उस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब फील्ड के बाहर पहुंच जाएगा, फील्ड जहां जहां होता है वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे ही फील्ड से बाहर पहुंच गए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंच गए, तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो एनर्जी कहां से आएगी? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0। इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, Pe1 कितना होगा? इसका मास अगर मान लो m है, तो g मास ऑफ अर्थ, इसका मास डिवाइडेड बाई RE माइनस साइन के साथ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव होता है। दूसरा क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mve²। अब इन दोनों का सम करोगे तो कितना होगा? दैट विल गिव टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² माइनस gmem डिवाइडेड बाई RE। अब ये दो दोनों वैल्यू है, ये T
T2 और T1 क्या होना चाहिए, सेम होगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इन दोनों को सेम करोगे मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के होगा। और जब ये 0 के बराबर होगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो मास मास स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 2 G m e, अर्थ के लिए कैलकुलेट करें तो अर्थ का मास डिवाइडेड बाई अर्थ का रेडियस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। हो गया, तुम लोग फिर आगे बैठ गए हो दोनों, देखो उन लोग को टेढ़ा मेढ़ा करके देखना पड़ रहा है, और ऊपर से लंबे हाइट वाले ही आगे बैठ जाते हो, किसी छोटू को बैठाओ अगर आगे बैठना है तो। कोई छोटू नहीं तो पीछे बैठेगा सब कोई लंबा वाला, उन लोग को यहाँ से स्टार्ट करने दो, नहीं तो फिर देखो सब मुंडी टेढ़ा कर करके देख रहा है लोग। लिख लो, इसमें नोट में लिख लो, escape velocity is escape velocity is independent of escape velocity is independent of mass of the body. Escape velocity is independent of mass of the body. Full stop. It depends on mass of the planet. It depends on mass of the planet and radius of the planet. Mass of the planet and radius of the planet. या अगर सैटेलाइट भी है जैसे मून हो गया तो मून के मास पे और मून के रेडियस पे डिपेंड करेगा। हो गया। नोट नंबर 2 लिखेंगे, ये नोट नंबर 1 कर लो इसको। नोट नंबर 2 लिखना, escape velocity in terms of density. Escape velocity in terms of density. अगर डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, देख लो इधर। जैसे अभी v हमने कैलकुलेट करा, ये कितने के बराबर आएगा, √2gm/r। अगेन अर्थ होगा तो ई पुट कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं पुट करेंगे। किसी भी प्लेनेट का या अर्थ का जो मास होगा उसको लिख सकते हो 4/3 पाई r³ इंटू रो, ये टोटल मास में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे तुम्हारा रूट कर दो। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे इसको तो कितना आएगा, रूट के अंदर ये वैल्यू हो जाएगा 8/3 पाई g रो r²। और अगर r² को बाहर करोगे तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी जो आएगा ve कितना होगा, √8/3 पाई g रो और r को बाहर कर दो। r² इधर से बाहर आ जाएगा, ये बचेगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी किस टर्म में लिख रहा है, डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, एक प्रॉब्लम लिख लो, लिखना क्वेश्चन है ये। डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट is twice the density of Earth, and its radius is 1/3. Its radius is 1/3 the radius of Earth.
then find its escape velocity. देखो अगर एस्केप वेलोसिटी से क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादातर कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तुमको कैलकुलेट करने को नहीं बोलेगा। वो मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्वेश्चन आएगा ना वो अर्थ से कंपेयर करने को बोलेगा कि अगर अर्थ का तुमको पता है 11.2, तो उसी के टर्म में बाकी जो प्लेनेट देगा वो बताना होगा। कभी मास 2 टाइम्स देगा, रेडियस 3 टाइम्स कर देगा, या फिर डेंसिटी जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स करा है, रेडियस 1/3 कर दिया। तो ये कंपैरिजन बेस्ड सवाल होंगे जहाँ पे तुमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, रेशियो निकालना होता है और रेशियो से काम बन जाएगा तुम्हारा। देखो सबसे पहले देखो ये पूछ क्या रहा है, एस्केप वेलोसिटी तुमसे पूछ रहा है। एस्केप वेलोसिटी कितने फॉर्मूला है तुम्हारे पास? अभी तक जो एस्केप वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देखे हैं, कितना फॉर्मूला है तुम्हारे पास? 2 फॉर्मूला मैंने अभी तक बताया हुआ है। हाँ 11 पॉइंट। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें डेंसिटी वाला टर्म है और रेडियस वाला टर्म दोनों है, ठीक। तो क्या करोगे, अगर VE बाई 1 करते हो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, VE1 बाई VE2 करोगे तो कितना आएगा? R1 बाई R2 इंटू रूट ओवर ρ1 बाई ρ2। जैसे इसमें 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करते हो तो इधर भी 1 और इधर भी 1। 8/3 पाई और जी सबके लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वैसे ही अगर VE2 लिखोगे तो VE2 कितना हो जाएगा? R2 रूट ओवर 8/3 पाई जी इंटू ρ2। अब इन दोनों का अगर रेशियो ले लोगे, इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो इस सिस्टम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो भी कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया। अगर कैंसिल आउट हो गया तो फिर तुम्हारा जो वेरिएबल है उसी के टर्म में बचा। तो अगर मान लो ये जो वैल्यू है ये 11 पॉइंट कितना होता है? 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो निकालना तुम्हें क्या है? VE2 कैलकुलेट करना। रेडियस ऑफ अर्थ अगर RE है तो रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना हो जाएगा? RE/3 हो जाएगा। तो वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर रेडियस ऑफ अर्थ को RE से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जो गिवन प्लेनेट है उसका रेडियस हो जाएगा 1/3। याद देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो RE/3 इंटू, अब अर्थ का डेंसिटी अगर ρe है, अर्थ का डेंसिटी कितना है? ρe है, तो जो गिवन प्लेनेट है उसका डेंसिटी कितना हो जाएगा? ट्वाइस ρe। तो 2 ρe कर दो, बस सिंप्लीफाई कर दो। RE से RE चला गया, ρe से ρe चला गया, ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये कितने के बराबर जाएगा? 3 इंटू 1/√2। ये जो पूरा सॉल्यूशन है, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 3 इंटू 1/√2। अब इसको क्या कर दो? सिंप्लीफाई कर दो। VE2 कितना हो जाएगा? √2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 आके डिवाइड होगा, सो इट विल बी 11.2 √2 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। लिखना escape velocity in terms of क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है, छोटा सा नोट में करके लिख सकते हो। escape velocity in terms of acceleration due to gravity। बताया ऐसा कुछ? नहीं बताया ना? escape velocity in terms of acceleration due to gravity। फिर से escape velocity का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? √2gme डिवाइडेड बाई RE, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला में ऊपर नीचे RE से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? RE से ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो ये जो नीचे है स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर इंटू RE, होगा ऐसा।
ये जो टर्म है इसको एक साथ कर लिया, और इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल जी, ये हो जाएगा 2GRE। ये तुम्हारा स्केप वेलोसिटी, अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में देखोगे तो ये रेडियस अर्थ का, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका है, अर्थ का ही है। तो यहाँ से भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, ठीक है, और फिर रेडियस का कुछ वैल्यू दे दिया कि रेडियस जो है वो 1/8 है या 1/9 टाइम्स है, तो देन फाइंड एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन रेशियो लोगे, वैल्यू आ जाएगा। हो गया, हटा दे इसको। लिखना मोशन ऑफ, बातें नहीं करो, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। प्लैनेट और सैटेलाइट का मोशन देखेंगे। तो प्लैनेट का जो मोशन है वो किसके अराउंड होता है, सन के अराउंड। कैसे ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। किसने बताया था ये, हाँ, तो अलग से केपलर में भी पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस मोशन को, प्लैनेट के मोशन को। बस यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिख लो, लिख लेना इसमें, प्लैनेट्स प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन elliptical orbit, in elliptical orbit, in elliptical orbit with sun at one of the focus, with sun at one of the focus, क्योंकि किसी भी इलिप्स का दो फोकस होता है, उसमें सन कहाँ पे होगा, किसी एक फोकस पे रहेगा, ठीक है। सन अंडर वन ऑफ द फोकस, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मोशन होने के लिए क्या चाहिए तुमको, ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते क्या आता है तुम्हारा, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, जिसके चलते वो कर्व पाथ पे या इलेप्टिकल पाथ पे क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये जो टॉपिक यहाँ से मेनली जो, हाँ, वन ऑफ द फोकस के बाद क्या बोले, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2 में देखेंगे सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स में लिखना, satellites move around, satellites move around planets, satellites move around planets, move around planets in circular path या in circular orbit, in circular orbit, in circular orbit under gravitational force of attraction, under gravitational force of attraction due to planet। सैटेलाइट्स का जो पाथ होता है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अगेन यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके चलते, प्लैनेट जो अप्लाई कर रहा है उसके चलते। अब यहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने टाइप है सैटेलाइट्स के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, लिख लो 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। नंबर 1 नेचुरल सैटेलाइट, एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
ठीक है। अब नेचुरल सैटेलाइट का क्या है, वो तो नेचर में बाय नेचर ऐसे बना हुआ कि वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं, मतलब जब फॉर्मेशन हुआ ये सिस्टम का, सोलर सिस्टम का, तो उनमें कुछ ऐसा एनर्जी का कॉम्बिनेशन है जिसके चलते ये सैटेलाइट, जैसा मून हो गया तुम्हारा, क्या कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है। अब हमें बात करनी है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। अगर तुम्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना है और किसी ऑर्बिट में उसको बिठाना है तो क्या क्या करना होगा। देखो, होता क्या है कि कभी भी जब सैटेलाइट लॉन्च होगा तो हम क्या क्या ध्यान रखते हैं। सबसे पहला काम होता है जिस हाइट पे हमें उसको लॉन्च करना है वहां तक भेजना। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करके इसको कहाँ तक भेजेंगे, हाइट एज पे, जहाँ पे इसका सर्कुलर ऑर्बिट होगा वहां तक भेजेंगे। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट पे पहुंच गया तो जरूर नहीं कि अगर यहाँ पहुंचा दोगे और छोड़ दोगे तो क्या करेगा, घूमने लगेगा, वो नहीं घूमेगा। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद प्रॉपर टाइम पे हमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देना पड़ेगा। अगर इधर से मूव करवाना है तुमको, ऐसे मूव करवाना है, तो तुम्हें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज वीओ। तो वो कैसे करते हैं, वही रॉकेट प्रोपल्शन से, सैटेलाइट में रॉकेट लगा होता है जो इस पोर्शन पे पहुंचते ही क्या करेगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही एक बार इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई ना, इस पे एक फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, नीचे की तरफ, दैट इज एफ जी। और दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, जिसके चलते अब इसका मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद तुम छोड़ दो, उसी ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहेगा, किस वेलोसिटी से, वीओ वेलोसिटी से। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, दो चीजों का ध्यान देना होता है, एक तो उस हाइट पे पहुंचाना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, साथ ही साथ इस ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको प्रॉपर वेलोसिटी चाहिए। तो वो वेलोसिटी हम किसके हेल्प से देते हैं, जो रॉकेट यहाँ पे अगेन होता है, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ओरिएंटेशन करके उसको फिर से वेलोसिटी दे देंगे, वो मूव करना शुरू कर देगा। तो हम जो मोस्ट इसका ये जो चीज है, ये बस थ्योरेटिकल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस इसमें लिखा नहीं रहे, उस क्लास में लिखवाए थे लेकिन थोड़ा सा अजीब टाइप का, मतलब बोरिंग हो गया था जब लिखा रहे थे कैसे करना है, क्या लॉन्च करना है, वो जरूर पूछ पड़ेगा, नहीं पूछेगा भी नहीं तुमसे। मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टोटल एनर्जी कितना होता है, तो लिखना टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम। प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम जो है उसका टोटल एनर्जी कितना, वो पहले देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, या इसी में लिख सकते हो एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, या पहले इसके नीचे लिख लो ऑर्बिटल वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, वीओ से। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जरूरी है, ये वेलोसिटी अगर नहीं होगा तो गोल गोल चक्कर नहीं लगाएगा, तो यही प्रोवाइड करना होता है जब आर्टिफिशियली हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ये तो नेचुरल सैटेलाइट है तो वो कब से चले आ रहा है, इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं होता। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सैटेलाइट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, इसका जो ऑर्बिट है, इसका जो ऑर्बिट है उसके सेंटर की तरफ, मान लो अगर यहाँ पे तुम्हारा अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा एफ जी, और यही फोर्स जो होगा किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर होगा। और इसके पास खुद की वेलोसिटी है वीओ, जिससे ये मूव कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे अगर पकड़ोगे उसको तो इसकी जो वेलोसिटी दिखेगी कैसे दिखेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी दिखेगी, दैट इज वीओ। और इसे वो क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां से देखोगे एफ जी तुम्हारे पास कितना होता है, एफ जी होता है जी एम, प्लैनेट के लिए तो अगर अर्थ ले रहे हैं तो एम ई लिख देंगे, और प्लैनेट इसका मास, मान लो अगर इसका मास एम है तो एम डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है इसके बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस, अगर ये रेडियस मैं कितना ले रहा हूँ, स्मॉल आर ले रहा हूँ, तो स्मॉल आर स्क्वायर। डायरेक्शन शो कर दिया हूँ नीचे की तरफ, तो इधर माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्शन मैंने शो कर दिया कि किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और यही जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ सी। ठीक है, सो क्या लिख सकते हो, सो जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इसके बराबर होगा एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, या स्मॉल एम लिख दो, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। अब यहां से तुमको ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलेगा। कितना आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी,
सो जो भी वेलोसिटी आएगा vo इट विल बी रूट ओवर gm, अगर अर्थ है तो अर्थ डिवाइडेड बाय r। और अगेन यहाँ पे जो r है, वेयर r इज, r को लिख सकते हैं आर ई प्लस एच, जहां h क्या है, हाइट ऑफ प्लैनेट एबव सरफेस, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की बात करोगे तो सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि हमेशा हमें डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना होता है, सेंटर से। सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होता है, आर ई के बराबर, और उसके हाइट एच ऊपर जाओगे तो एच ऐड करना पड़ेगा। हो गया। अगर इसको कन्वर्ट करोगे स्मॉल जी के फॉर्म में तो कितना आएगा, स्मॉल जी के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो, इसमें ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो एंड करके या और करके लिख सकते हो vo रूट ओवर जी एम ई, स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करा डिवाइडेड बाई, हाँ समझो, पहले करेंगे, एक टर्म लिखेंगे वहां पे, इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो ये चेंज होगा जी में, लेकिन वो कहाँ का जी होगा, जी डैश होगा, किस पॉइंट का, क्योंकि जहां पे ऑर्बिट है ना, यहाँ पे जी की वैल्यू और सरफेस पे जी की वैल्यू दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जब ये कैलकुलेशन करेंगे ना इस तरीके कुछ, तो यहाँ पे जी 9.8 नहीं पुट करेंगे। आ रही बात समझ में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये वाला जो टर्म है ना जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर इसमें आर ई लिखते तब ये कहाँ का होगा, सरफेस का होगा, अर्थ सरफेस का। लेकिन अभी जो फॉर्मूला यहाँ से जो आएगा वो कौन सा एक्सेलेरेशन आएगा, जी डैश आएगा, वो 9.8 से अलग होगा या कम होगा, जो तुम जानते हो। तो ये जो वैल्यू है v नॉट, इट कैन बी रिटन एज रूट जी आर, जहां पे नीचे लिख देना वेयर जी डैश भी लिख सकते हो, वेयर जी डैश इज पहले लिखो यहाँ तक, फिर लिखो, हाँ उससे आ जाएगा, उसमें भी अभी पुट करके कर देंगे, परेशान मत हो, उस टर्म में भी लिख देंगे। अब ज्यादा फॉर्मूला लिख देते हैं ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, याद किसको करें, मेन फॉर्मूला कौन है, ये, ठीक है। इससे बाकी सारे जितने भी फॉर्मूला होंगे ना उसको डिड्यूस कर सकते हो, उसको ला सकते हो। जीडीएस क्या लिख लो, वेयर जीडीएस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जीडीएस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं वो वाला नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होगा तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अभी लिखा देंगे, परेशान मत हो, वेयर जीडीएस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, नियर द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट के आसपास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो ये है। अब इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस लिखेंगे फॉर स्पाई सैटेलाइट्स। स्पाई सैटेलाइट जो होते हैं ना वो अर्थ के बहुत आसपास होते हैं, स्पाई सैटेलाइट जो भी है वो क्या है, अर्थ के आसपास होते हैं। अब अर्थ के आसपास होने के चलते क्या होता है ना कि जो स्मॉल आर होता है, स्पेशल केस में ऐसे लिखो, फॉर स्पाई सैटेलाइट्स स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ई के बराबर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाइट जो होता है बहुत कम होगा, तो यहां से जो वी ओ आएगा, वी नॉट आएगा, इट विल बी जी इंटू आर ई। और स्पाई सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, किसी पे नजर रखना होता है, जैसे इंडिया रख रहा है पाकिस्तान पे, अमेरिका रख रहा है सब पे, चाइना रख रहा है इंडिया पे, ठीक है। तो मेन जो काम होता है, अगर कुछ, हाँ कुछ बंकर उंकर को देखना है अंदर घुस घुस के, तो इस सैटेलाइट को जूम करते, इसमें कैमरे लगे होते हैं, से देखने का काम है। मतलब इसका जो मेन काम है वो ताका झाकी का है, ठीक है। अब आर के टर्म में, अगर एच के टर्म में लिखना चाहते हो इसी इक्वेशन को, अगर एच के टर्म में लिखोगे तो क्या चेंज करना पड़ेगा, हाँ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसको अगर लिखना है और करके लिख सकते हो, और
वी हो, देखो बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, वही मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है। मेन फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ये है जिसको तुम चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई, क्या लिखे, आर ई प्लस एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अगर आर ई कॉमन लोगे तो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई अगर कॉमन ले रहे हो तो ये होगा 1 + एच बाई आर ई होगा ये। फिर अगर उसमें ऊपर नीचे आर ई स्क्वायर से और आर ई से और आर ई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नीचे वाला टर्म ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर देखो, अगर ऐसे कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा जी एम ई ऊपर आर ई डिवाइडेड बाई नीचे आर ई स्क्वायर होगा, और फिर ये वाला टर्म ऐसा ही कैसा बचा रह गया, तो 1 + एच बाई आर ई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू होगा ये क्या है, स्मॉल जी नियर द अर्थ, अर्थ के पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये वाला है। सो अब यहां से एक अलग फॉर्मूला आया तुम्हारा, वीओ कितना हो गया, √जी आर ई डिवाइडेड बाई 1 + एच बाई आर ई। अब ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसी के लिए भी, कोई भी सैटेलाइट हो, वो भले स्पाइस सैटेलाइट हो या कैसा भी सैटेलाइट हो, उससे मतलब नहीं है। अगर तुम्हें हाइट दिया होगा कितना ऊपर सैटेलाइट घूम रहा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जी की वैल्यू तो तुम्हें पता है, जी की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 9.8 रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस ऑफ अर्थ सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो एक तरीके का फॉर्मूला है ना, ये इसमें भी बैठ सकता है, जो इधर लिखवाए थे उसमें बैठ सकता है, मतलब एक तरीके से यूनिवर्सल फॉर्मूला। इसी में अगर एच बहुत ही कम हो जा रहा था तो ये टर्म 0 हो जा रहा था, तो हमें कौन सा फॉर्मूला मिल रहा था, ये वाला फॉर्मूला मिल रहा था। मेन फॉर्मूला क्या है, ये वाला, सबको इसी से आ रहा है। तो बाकी सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भूलना, ये जो फॉर्मूला है इसको हमेशा याद रखना है। टाइम पीरियड बता दो, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा, 2πr/t। तो अगर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन लिख रहे हो, टी जो होता है, टी कैन बी 2πr डिवाइडेड बाई vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और आर क्या है तुम्हारा, ऑर्बिटल रेडियस। क्या क्या बोल रहे हो, बोलो तो, इधर बोलो। टाइम पीरियड किसका निकालना चाहते हो, सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट जिस स्पीड से घूम रहा है वो चाहिए, सैटेलाइट का रेडियस चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे देखते हो ना तो टी क्या होता है, 2π/ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, v/r। तो यहाँ पे आर वी ओ लिख देंगे तो ऑर्बिटल का हो जाएगा, और नीचे रेडियस, इसका रेडियस ऑर्बिट का रेडियस, तो इसमें पुट करोगे तो इस टर्म में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए इसको इधर डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब जो तुम्हारा टाइम पीरियड होगा 2πr डिवाइडेड बाई कितना था, √g/m/e डिवाइडेड बाई r। इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करोगे, ये अभी अर्थ के लिए नहीं रख रहे हैं, इसको इन जनरल करके रख रहे हैं, किसी भी सैटेलाइट के लिए यूज कर सकते हैं। तो t जो होगा इट विल बी 2π√g/m r⁻³ टाइम पीरियड जो होगा तुम्हारा कितना होगा, क्या हुआ, तुमको भी नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी टाइम पीरियड अगर तुमको दिख रहा होगा तो वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, जो सैटेलाइट का मास है उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इधर भी अगर तुम ऑर्बिटल वेलोसिटी देखोगे ये भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो भी तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी हो या टाइम पीरियड हो, ये कोई भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। सैटेलाइट कितना भी मास का, 1 kg का हो, 2 kg का हो, उसका जो स्पीड होगा वो उसके रेडियस, मतलब ऑर्बिटल रेडियस, और साथ ही साथ अगर उसका टाइम पीरियड जो होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, हाँ हाँ, अर्थ के साथ रखोगे तो एमई हो जाएगा। कोई और अगर प्लेनेट है तो अगर अर्थ के लिए बात कर रहे हो, मून का अगर तुमको चाहिए, किसी सैटेलाइट का चाहिए, तो क्या पुट कर देंगे, एमई पुट कर देंगे। तो लिख लो इसके नीचे नोट में लिख लो, टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी
time period and orbital velocity, time period and orbital velocity of a satellite is independent of time period and orbital velocity of a satellite is independent of mass of the satellite. सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, प्लेनेट के मास पे डिपेंड करेगा, कर रहा है ना, इधर लिखा हुआ है। और कोई टर्म जिस पे डिपेंड करे, रेडियस पे तो डिपेंड करेगा ही, वो तो साफ साफ दिख रहा है, मास पे डिपेंड करेगा। तो लिखना एक सवाल, अब ये हमने कैलकुलेट करा है किसके लिए, सैटेलाइट के लिए, ठीक है, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं प्लैनेट सन सिस्टम के लिए भी, क्योंकि जो अगर केप्लर्स का थर्ड लॉ देखोगे ना, तो वहां पे तुमने पढ़ा होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब या आर क्यूब, जहां ए क्या था, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ठीक था। अब देखो इसका ना ये प्रूफ है, ये तो बहुत पहले उसने बता दिया था, केपलर ने क्या करा था, ये फॉर्मूला बहुत पहले बता दिया था, वो बिना किसी मैथमेटिकल इक्वेशन का। लेकिन बाद में जब न्यूटन आया, इसने ये इक्वेशन लिखा कि टी इज इक्वल टू कितना, 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर जी एम आर टू द पावर 3/2। तो ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा, तो ये कांस्टेंट है, तो तुमको दिख जाएगा कि टी स्क्वायर करोगे तो इट विल बी के इंटू आर क्यू, जो कि किसको जस्टिफाई कर रहा है, न्यूटन्स के, ये सॉरी केपलर्स के थर्ड लॉ को, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ये जो चीज हमने कैलकुलेट किससे करा है, सैटेलाइट के लिए, बट ये सारे हेवनली बॉडी जो किसी और का चक्कर लगा रही हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। आ रही बात समझ में? तो एक क्वेश्चन लिखना, इफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन है ये, इफ एवरेज, बातें नहीं करो, इफ एवरेज डिस्टेंस between sun and earth becomes half of present distance, then find number of days in a given year. ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हो। अभी एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, ठीक है। अगर लीप ईयर ना हुआ तो क्या कर रहा है ना, कि अगर जो डिस्टेंस है किसके किसके बीच का, सन और अर्थ का, उसको अगर हाफ कर देंगे तो फिर क्या होगा, एक साल में कितने दिन होंगे। सोचो कैसे करेंगे, कोई रिलेशन, कोई फॉर्मूला जो यूज कर पाए, बोलो। समझ में आ रहा है? समझ में आता है, फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं होता फिजिक्स में, बोलो। ऐसे जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ जा रहा है, लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड जस्ट आगे क्वेश्चन दे दिए तो क्यों नहीं हो पा रहा है। 2√2 देखो, इधर भी जो क्वेश्चन आएगा ना, अगेन कंपैरिजन बेस्ड आएगा, एक सिस्टम दे देगा, दूसरे सिस्टम में कुछ चेंज करेगा और उससे कंपैरिजन करना होगा। अब इधर क्या है ना, देखो अभी जब रेडियस, मान लो सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, मान लो कि अगर रेडियस पहले आर है, मतलब डिस्टेंस जो है वो पहले आर था, तो टाइम पीरियड कितना है, 365 डेज है। और अभी रेडियस कितना हो गया, या डिस्टेंस r/2 हो गया, तो टाइम पीरियड तुम्हें निकालना है, t इज इक्वल टू व्हाट। तो ये मान लो t1 है, ये क्या है तुम्हारा t2, ये कितना है r1, और ये कितना होगा r2। सवाल जो गिवन है ना, ये पूरा जो सवाल गिवन है, इसका समरी कितना हुआ, यही हुआ समरी, कि आर दिया हुआ तो टाइम इतना था, अगर आर को हाफ कर देंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा, यही टाइम पीरियड है ना।
या 1 साल में इतना ही टाइम लगता है, तो यही तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया। अब इधर करना क्या है कि टी जो तुम्हें पता है टी क्या होता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴ कर दो, ठीक है। सो T1/T2 जो होगा कितना हो जाएगा, R1/R2 का 3/2। समझ में आ रहा है? और ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो टाइम का जो इक्वेशन लिखा है वो लिखो, फिर रेशियो लोगे तो जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही बचेगा। आ रही बात समझ में? सो टाइम पीरियड अगर रखोगे 365 डिवाइडेड बाई T2, R1 की जगह क्या रखे, R रख दो, और R2 की जगह R/2 रख दो। पावर कितना, 3/2। ये R कैंसिल आउट हो गया, 2 कहाँ चला गया, ऊपर, ऊपर जाएगा 3/2। इसका मतलब ये कितना होगा, 2√2। 2⁵ का मतलब क्या होता है, तो अब क्या करना है, T2 को इस साइड ले जाओ, 2√2 को इधर ला दो, तो T2 कितना हो जाएगा, 365 डिवाइडेड बाई 2√2 डेज। यानी अगर डिस्टेंस आधा कर दोगे तो जो तुम साल 365 दिन पे मनाते हो, अपना बर्थडे 365 दिन पे मनाते हो, कितने दिन में मना लोगे, 365 से 2 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें प्रेजेंट भी जल्दी जल्दी मिलेंगे, और जो दोस्त है उनको पार्टी भी जल्दी जल्दी मिलेगी। हाँ, एग्जाम भी जल्दी जल्दी होगा, फिजिक्स का सिलेबस भी कम हो जाएगा। बोल ले क्या, सन को बोल ले थोड़ा नजदीक आ जाओ। नहीं बोले, अच्छा इस ईयर में नहीं बोले, इस ईयर में पहले से ही परेशान हूँ बहुत ज्यादा। डिस्टेंस बढ़ा दे फिर ठंड लगेगा ज्यादा, देखो उसको ठंड लग गई है, बेचारा टैबलेट खा रहा है, तो सबको टैबलेट खाना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं एनर्जी का। टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी जो होगा उसमें कॉम्बिनेशन किसका किसका होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना होगा, सैटेलाइट का अगर काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो के ई विल बी हाफ m v0 स्क्वायर, ठीक है। और अभी जस्ट हमने क्या देखा, v0 का कैलकुलेशन करा, v0 का कैलकुलेशन करे हो तो कितना आया है, तो हाफ m√g m/r आया था, इसका स्क्वायर करोगे सो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, g मास प्लेनेट का, अगर अर्थ का है तो e रख देंगे, मास किसका, सैटेलाइट का, डिवाइडेड बाई 2r, ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हुआ। मतलब इस काइनेटिक एनर्जी से क्या रहा है, प्लेनेट अपने ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। और भी कोई एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, -g मास ऑफ प्लेनेट, अगर अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस उसके बीच में कितना है, आर ई रखे, स्मॉल आर रखेंगे, ठीक है, स्मॉल आर जो कि सेंटर टू सेंटर, हाँ स्पाइस सैटेलाइट के लिए आ रही होगा। अब जब टोटल एनर्जी लिखोगे, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, सो टोटल एनर्जी होगा -gm/em डिवाइडेड बाई r प्लस gm/em डिवाइडेड बाई कितना, 2r। सिंप्लीफाई करोगे तो टोटल एनर्जी कितना आएगा, माइनस ऑफ gme अर्थ के लिए मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाई 2r, ये तुम्हारा टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव में होता है तो इसका क्या मतलब होता है, सिस्टम इज बाउंडेड। जब भी टोटल एनर्जी किसी भी दो सिस्टम का नेगेटिव में आ जाए, इसका क्या मतलब है, सिस्टम बाउंडेड है। मतलब अगर उस सिस्टम को ब्रेक करना है तो तुम्हें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इतना। और जो एनर्जी हम सिस्टम को ब्रेक करने के लिए प्रोवाइड करते हैं उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। फिजिक्स ये केमिस्ट्री में तुम लोग को बताया गया होगा कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स बना हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल बना हुआ है तो उसको तोड़ने के लिए सर्टेन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया तुम्हारा। चलो नोट में अब छोटा सा एक चीज लिख लो, नोट क्या लिखोगे, अगर यहाँ पे देखोगे तो टोटल एनर्जी जो होगा, दिस इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
अगर इस काइनेटिक एनर्जी में माइनस साइन लगा देंगे तो किसके बराबर जाएगा? टोटल एनर्जी के बराबर। या फिर जो टोटल एनर्जी है ये किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के, यानी दिस इज पीई बाई 2। तो ये एक छोटा सा रिलेशन होता है, याद रख सकते हो। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, वो माइनस में है तो वहां पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस किसको लगाएंगे? काइनेटिक एनर्जी को। हो गया। लिखना नोट में, इसी में लिख लो, नेगेटिव टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट्स, negative total energy represents that system is bounded to each other. Negative total energy represents that system is bounded to each other, bounded to each other. अब देखो हमारा अभी काम क्या, हम पढ़ रहे हैं जो भी चीजें है, जैसे मून और अर्थ के बारे में पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि मून पे अर्थ ही बस फोर्स लगा रहा है, बाकी सारे भी तो फोर्स लगा रहे हैं ना। लेकिन जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना अर्थ मून सिस्टम के लिए, उसमें खाली हमने अर्थ के चलते जो फोर्सेस है वही कंसीडर करा है, क्योंकि वही ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। अगर वो प्रीडोमिनेंट नहीं होता तो फिर मून अर्थ के चक्कर नहीं लगा पा रहा था, किसी और के चक्कर लगा रहा था। सन के चलते जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या बाकी सारे प्लैनेट्स के चलते जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्या करा हमने? नेग्लेक्ट करा। वैसे ही अगर सन और प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, जैसे सन और अर्थ को कंसीडर करोगे, सन और अर्थ को जब हम कंसीडर करेंगे तो हम कौन सा फोर्स को लेंगे? बस जो सन और अर्थ के बीच में लग रहा होगा वो। ऐसा नहीं है कि मरकरी और अर्थ फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगेन सन का जो फोर्स है वो ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, उसी के चलते अर्थ क्या कर रहा है? सन का चक्कर लगा रहा है, या बाकी प्लेनेट जो है वो क्या कर रहे हैं? सन का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना जब भी ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो जिस सिस्टम पे ज्यादा फोकस करके दिया हो ना, खाली उसी के बारे में सोचेंगे, बाकी बॉडी जो प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है उससे उस पर ध्यान नहीं देंगे। एक सवाल लिखो, लिखना, if radius of a if radius of a if radius of a satellite if radius of a satellite of mass m if radius of a satellite of mass m is changed from is changed from is changed from 2r, ऐसे लिखना, 2r to 3r, 2r to 3r, then find work done on the satellite, then find work done on the satellite. एक सैटेलाइट है जिसका मास दिया हुआ है, वो पहले कौन से ऑर्बिट में घूम रहा था? 2r वाले पे ऑर्बिट में घूम रहा था, उसको हम कहा करें 3r में करना चाहते हैं, तो फिर कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सोचो कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन है, वर्क कैसे निकालेंगे? जी मैम भाई, कॉमन कर लो ना, कॉमन कर लोगे हो जाएगा, जो जो कांस्टेंट है वो कॉमन कर लो। एक जगह एम ई लिख रहे हो तो यहाँ भी एम ई लिखोगे ना। हाँ, तो जो भी चीज है वो कॉमन कर लो।
6 आ रहा है? नहीं नहीं, तुम लोग को समझ में आ तो नहीं रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तुम क्या करता, अरे कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, रुक जाओ। माइनस ये तो ठीक है, लेकिन एलसीएम कैसे ले लियो यार, ये नीचे है ना, तो 6 + 4 ऐड कैसे होगा, वो 1/4 है और 1/6 है। हाँ 1/4, हाँ अब ये 10 होगा, नहीं होगा, तो सोचो क्या होगा, कर पाओगे उसको? हाँ करो, तुमने क्या कर दिया? अरे आर स्क्वायर नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी आर स्क्वायर होता है। और पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी से कैलकुलेट नहीं करेंगे, किससे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एनर्जी से। नहीं नेगेटिव नहीं आएगा, चलो देखते हैं, समझो समझो देखो। पहले क्या हो रहा था, ये जो प्लेनेट था, इसके अराउंड गोल गोल चक्कर कौन लगा रहा है? एक सैटेलाइट जिसका मास कितना है, एम। ये जो रेडियस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? अब इसको मूव करके हम कहा कर दिए, 3r पे मूव करके कर दिए, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पे इसकी कुछ टोटल एनर्जी होगी, और यहाँ पे जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और वो सब मिल करके क्या बनेगा? टोटल एनर्जी बनेगा। इस पे घूम रहा है, उसको हम क्या करेंगे, अब वर्क करेंगे, तो वही वर्क कहाँ कंज्यूम हो जाएगा? उसको टोटल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा ना, दैट इज द वर्क डन। जो भी हम किसी पार्टिकल पे वर्क करते हैं, वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है? उस बॉडी में, उस पार्टिकल में स्टोर है। जैसे स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करोगे, तो स्प्रिंग में ये आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। वही सेम चीज यहाँ हो रहा है। तो तुम्हें करना क्या है ना, टोटल एनर्जी निकालना है इनिशियल। जैसे सॉल्यूशन में तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा, अगर TE1 निकालोगे, तो टोटल एनर्जी होता क्या है? टोटल एनर्जी होता है माइनस ऑफ जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट, डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 2r है, क्वेश्चन में गिवन है। ये हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ, m डिवाइडेड बाई। अब बात करते हैं कौन सा, ये 2 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 4 कर दो। अगर TE2 देखोगे, तो इट विल माइनस जी डिवाइडेड बाई, अब आर की जगह क्या पुट करेंगे? 3r, तो ये कितना हो जाएगा? 6। हाँ 6, ठीक है, 6r। अब जो वर्क डन होगा ना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी में जो चेंज हुआ है उसके बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है वो किसके चलते आ रहा है? हम उस पर वर्क कर रहे हैं और उसी के चलते आ रहा है। तो चेंज इन एनर्जी का क्या मतलब है? टोटल एनर्जी एट 2 माइनस टोटल एनर्जी एट 1। अब यहाँ पे जो वर्क डन है उसको मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लिख रहा हूँ? जो भी वर्क डन यहाँ पे है उसको मैं ऐसे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? हाँ यहाँ पे अगर देखोगे ना, मूव करोगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हो तो दोनों चेंज हो रहा है। यहाँ से जब यहाँ जंप करके जा रहे हो, तो सबसे पहली बात ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी चेंज होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। और साथ ही साथ रेडियस अगर चेंज हो रहा है, तो फिर यू में भी चेंज होगा। तो दोनों में चेंज हो रहा है। जो भी तुम वर्क डन करोगे उसके चलते क्या चेंज हो रहा है? दोनों चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। इसलिए दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखाएंगे। और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कहां से दिखता है? टोटल एनर्जी से। इसलिए इस सवाल में जो वर्क डन है दैट इज चेंज इन टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी तुमने निकाल लिया कि इनिशियली कितना और फाइनली कितना, वैल्यू पुट कर दो। सो W विल बी माइनस ऑफ GMEM डिवाइडेड बाई 6r, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों मिलके क्या कर देंगे? प्लस। तो GMEM डिवाइडेड बाई 4r, जो कॉमन आ रहा है कॉमन कर लो। सो GMEM, r कॉमन हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/6 कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 12r। इतना वर्क करोगे तो वो 2r से कहा पहुंच जाएगा? 3r से पहुंच जाएगा। हो गया?
नेक्स्ट लिखना, नोट में ही लिख लो बाइंडिंग एनर्जी, ज्यादा जरूरत पड़ता है नहीं, कभी कभी पूछ देता व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, तो लिख लेना बाइंडिंग एनर्जी। लिखना मिनिमम minimum energy required, minimum energy required, minimum energy required, minimum energy required to break a bounded system, minimum energy required to break a bounded system is known as binding energy, is known as binding energy। लिखना and it is equal to and it is equal to and it is equal to magnitude of and it is equal to magnitude of total energy of the bounded system and it is equal to magnitude of total energy of the bounded system। या फिर अगर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है तुम्हारा, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी पहले से नेगेटिव में था, माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी हाँ उतना देना पड़ेगा, उतना सप्लाई करोगे। तो जैसे अगर सैटेलाइट का और तुम्हारा अर्थ का सिस्टम है, अगर टोटल एनर्जी जो था उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, क्या करेगा, अपने ऑर्बिट से स्किप कर जाएगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये लास्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म, फिर शुरू होगा एसएचएम अगर टाइम बचा तो। एक छोटा सा सैटेलाइट का और पोर्शन बचा हुआ, वो थोड़ा बाद में करेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो ये पढ़ाने के बाद करेंगे, वो भी बस थ्योरी थ्योरी है, केप्लर्स भी पूरा थ्योरी थ्योरी है। लिखना देयर आर थ्री लॉज which describe there are three laws which describe motion of a planet around sun, motion of a planet around sun। नंबर 1 में लिखना क्या होता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर भी बोलते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट। अगर केपलर्स फर्स्ट लॉ बोले या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलो, सेम चीज है। तो लिखना इसमें क्या है, लिखना planets revolve around sun, planets revolve around sun in an elliptical path, planets revolve around sun in an elliptical path with sun at one of its foci, elliptical path with sun at नहीं लिख पा रहे हो क्या, planets revolve around sun in an elliptical path with sun at one of its foci। हाँ फोकाई या फोकी कुछ भी बोल लो। फोकी क्या होता है तुम्हारा, ये फोकस का प्लूरल है, फोकस का क्या है तुम्हारा, दो फोकस है ना, इसलिए इसको क्या लिखा रहता है बुक में, हाँ फोकाई या फोकी जो भी बोल लो, फुल स्टॉप। लिखना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स
for this motion, necessary centripetal force for this motion is given by necessary centripetal force for this motion is given by gravitational attraction is given by gravitational attraction. So दो चीजें उसने बताया कि एक पहला चीज क्या है कि जो भी प्लैनेट है तुम्हारा वो कैसे पाथ पे घूमेगा, इलिप्टिकल पाथ पे घूमेगा। तो ये जो इलिप्टिकल पाथ है इसके कितने फोकस होंगे, दो फोकस। ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ये तुम्हारा मेजर एक्सिस, और दूसरा वाला एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस। मान लो अगर सन इधर पे कहीं है, ये क्या है तुम्हारा सन, तो प्लैनेट इस पाथ पे क्या होगा, गोल गोल घूम रहा होगा। ये तुम्हारा प्लैनेट है, घूम रहा होगा। इस इंस्टेंट पे देखोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल टू दी पाथ होगी। किसी भी पॉइंट पे अगर उसको पकड़ोगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, पाथ पे टेंजेंशियल होगी। ड्रॉ कर लो जल्दी से। हो गया? हो जाए तो नेक्स्ट लिख लो, पॉइंट 2 लॉ ऑफ एरिया। एरिया हो गया, लॉ ऑफ एरिया में लिख लो। लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट, इधर देख लेना बोर्ड पे, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट, line joining sun and planet sweeps out equal area in equal interval of time, sweeps out equal area in equal interval of time. That is, इसके नीचे लिख सकते हो, that is rate of area swept out, that is rate of area swept out is constant, that is rate of area swept out is constant। मतलब कहीं भी dA by dt जो देखोगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर dA by dt निकालते हो, मतलब रेट ऑफ एरिया स्वीपिंग आउट निकालते हो, तो क्या होगा। अब करना क्या है कि ये मान लो प्लेनेट यहाँ पे था, ये लाइन होगा जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ये लाइन जो है दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तुम लोग दूसरा फिगर बनाओगे, ये क्या है ना, एक लाइन हमने देखा पहले T1 पे था, ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पे पहुंचने के लिए मान लो यहाँ से यहाँ का जो गैप है उसके लिए लग रहा है कितना टाइम, डेल्टा टी। इस पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाने में उसको कितना टाइम लगा, डेल्टा टी लगा। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन कौन सा लाइन है, जो प्लैनेट और किसको ज्वाइन कर रहा है, सन को। तो ये देखो एक एरिया स्वीप आउट करेगा। जब वाइपर होता है ना विंडशील्ड के आगे, वो ऐसे घूमता है तो क्या होता है, एक निशान बन जाता है, ऐसा लगता है कि इस तरीके का घूम रहा है। तो ये एरिया इसमें स्वीप आउट कर रहा है। वैसे इसका भी काम क्या है कि जो एरिया यहाँ पे स्वीप आउट हो रहा है, मतलब ये जो एरिया यहाँ पे बनेगा, ये एरिया कितने टाइम में बना, डेल्टा टी में। तो इसको हम लिख रहे हैं ऐसे, डेल्टा ए से लिख सकते हो। डेल्टा टी में कितना एरिया उसने स्वीप आउट करा है, डेल्टा ए स्वीप आउट करा है। उसके बाद हम पहुंचे कोई दूसरा दो पॉइंट लिए, अगेन उस दोनों पॉइंट की खासियत क्या होगी, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। और भी कोई दो पॉइंट लेंगे, अभी हम टाइम इंटरवल कितना रखे हैं, डेल्टा टी। फिर से दो ऐसा पॉइंट चूज करेंगे, अगेन वहां पे टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, डेल्टा टी होना चाहिए। मान लो एक पॉइंट हमने यहाँ चूज करा और एक पॉइंट यहाँ पे चूज करा। अब ये तुम्हारा लाइन ज्वाइन करेगा, प्लैनेट यहाँ पे आ गया 3 पे,
फिर कहा गया 4 पे, 3 से 4 जाने में उसको कितना टाइम लगा, यहां से यहां जाने में उसको अगेन कितना टाइम लगा, डेल्टा टी लगा। तो अगेन ये एरिया स्वीप आउट हुआ। आ रही बात समझ में? अब ये जो एरिया स्वीप आउट हुआ है और ये जो एरिया स्वीप आउट हुआ है, ये क्या रहेगा, सेम होगा। मतलब डेल्टा ए ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी और डेल्टा टी टाइम इंटरवल जो तुम दिए वो क्या है, सेम है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है वो लिखेंगे, लेकिन पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। हो जाए तो बोलना। क्या हो गया, कहा लड़ने लगे? अरे फिर एक ही साथ बैठो अगर उतना दूर दूर बात करना है। हो गया? चलो लिखना, कंक्लूजन में लिखो। फ्रॉम दिस लॉ वी कंक्लूड दैट, फ्रॉम दिस लॉ वी कंक्लूड दैट, फ्रॉम दिस लॉ वी कंक्लूड दैट, we conclude that speed of speed of planet speed of planet is more, speed of planet is more when it is, when it is near the sun, speed of planet is more when it is near the sun, comma, and it becomes slow, and it becomes slow when it is away from the sun, and it becomes slow when it is away from the sun। ठीक है, अबे यहां से पता क्या चल रहा है, देखो यहां से इधर गया, अभी आर बड़ा है। अगर यहाँ पे तुम एवरेज आर देखोगे तो यहाँ पे एवरेज आर और यहाँ पे एवरेज आर जो है उन दोनों में किसकी वैल्यू बड़ा होगी, इसका बड़ा होगा। तो अगर ये आर बड़ा है तो, और टाइम पीरियड अगर छोटा, ये जो डिस्टेंस है अगर ये कम नहीं होगा तो एरिया क्या होगा। एक तरीके से ये ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल जो बना रहा है, तो ट्राइंगल बना रहा है, ये लेंथ और ये लेंथ कंपेयर करोगे तो जब तक ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा इसका, तो ये एरिया कम हो जाएगा। तो इसलिए जब पास में आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ताकि जो लीनियर डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो क्या करे, ज्यादा करे, और उससे जो एरिया स्वीप आउट हो रहा है वो किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। आ रही बात समझ में? चलो मैथमेटिकल इक्वेशन ही सीधे बता दे रहा है। इन सबको अगर मैथमेटिकली देखोगे तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो आता है ना, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो आता है वो आता है हाफ, किसी को पता है, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। इससे अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी जो होगा इट विल बी हाफ ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि अभी मैंने क्या बोला कि रेट ऑफ जो होगा एरिया स्वीपिंग आउट वो हमेशा कांस्टेंट होगा, रेट जो है वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इधर वाला जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये दोनों प्रोडक्ट सेम होना चाहिए ना। देखो जैसे अगर इस पॉइंट का देख रहा हो, यहाँ पे आर की जो वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे, आर एवरेज, आर एवरेज जो होगा यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा है, और यहाँ पे जो आर एवरेज है वो क्या है, उसके कंपेयर में कम है ना। तो आर एवरेज यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम, तो यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर आर यहाँ पे ज्यादा है तो ओमेगा कमाना पड़ेगा, ओमेगा कम करोगे तब ये वैल्यू जो होगा वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए कंक्लूजन क्या है तुम्हारा कि जब पास में होगा तो फिर कैसे चलेगा, फास्ट स्पीड से चलेगा, और जब दूर जाएगा तो स्लो चलेगा। वही कंक्लूजन में लिखा हुआ है। जिसका ये मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट करा है, वो मैथमेटिकल रिलेशन आया कहाँ से उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, वो आ जाएगा। अभी 5 मिनट उस पर काम करेंगे, आ जाएगा, तो 5 मिनट वेस्ट करने का नहीं।
ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख लो। अब ये जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट क्यों आता है ये भी हम बता सकते हैं। ये जो टर्म है इसको कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं, जब हम कंपेयर करते हैं इसको एंगुलर मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई एल जो होता है दैट इज डीए बाई dt, और वो एंगुलर मोमेंटम बाई एम वाला टर्म हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इसलिए रेट ऑफ एरिया वाला टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर दोबारा कैलकुलेशन करें ओमेगा और आर के फॉर्म में तो हमें ये मिला, तो आर अगर बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड, लॉ ऑफ क्या है तुम्हारा, टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड में लिख लो, लिखना स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to, square of time period is directly proportional to, cube of average distance, cube of average distance between, cube of average distance between sun and planet, cube of average distance between sun and planet। तो अगर टाइम पीरियड t है, if time period is t, और जो तुम्हारा एवरेज डिस्टेंस है, और एवरेज डिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेरी हो रहा है। जैसे हमने जब प्लैनेट की ये सैटेलाइट की बात कर रहे थे ना, वहां पे एवरेज की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि पाथ कैसा था, सर्कुलर पाथ था, और सर्कुलर पाथ के लिए रेडियस कांस्टेंट होता है, तो सीधे हुआ टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 3/2 आ गया था। यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ी है, एवरेज डिस्टेंस की, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इधर पे ये डिस्टेंस है, हमेशा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है इसको किससे शो कर रहा है, ए से शो कर रहा है। तो देन क्या हो जाएगा, देन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये तीन चीज उसने बताए थे, फिर इन सब का प्रूफ किसने दिया, न्यूटन ने। इसका तो अभी जस्ट दिखाए हैं कि न्यूटन ने प्रूफ कर दिया। फिर आर स्क्वायर वाला जो टर्म था वो पहले लॉ से आया था, क्यों लड़ाई कर रहे हो। चलो इसी के साथ तुम्हारे ये, अच्छा जियो स्टेशनरी बचा हुआ था वो भी पढ़ा दे रहा है। नेक्स्ट हेडिंग लिख दो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा। टाइम बचा हुआ, बहुत टाइम बचा हुआ है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिखना, पॉइंट वाइज लिख लो, इसमें बस थ्योरी है, ज्यादा कुछ है नहीं, यानी रटना है खाली इसमें। तो पहले ही समझ लो, उसके बाद याद करना होगा, याद कर लेना क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। लिखना पहला, सैटेलाइट which remains, satellite which remains at rest, satellite which remains at rest with respect to, remains at rest with respect to earth is known as geostationary satellite, geostationary satellite। ठीक है, अब ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो क्या होगा, तुम्हारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। अब अर्थ पे कोई भी पॉइंट है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन में होता है, यानी जो सैटेलाइट है वो भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में रहेगा। और जो टाइम पीरियड अर्थ का है, अर्थ के रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, उसका भी होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पीरियड अलग अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
और नेक्स्ट चीज क्या होगा, जो अर्थ का रोटेशन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट। तभी सूरज किधर से दिखता है तुमको, ईस्ट से वेस्ट में जाता है। तो इसका भी जो रोटेशन होना चाहिए वो किधर से किधर होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट। सेम पाथ फॉलो करेगा तभी तो जाकर के अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में आएगा। तो सेकंड पॉइंट लिखोगे, इट्स टाइम पीरियड, सेकंड पॉइंट, इट्स टाइम पीरियड is equal to, its time period is equal to, its time period is equal to time period of earth, time period of earth, that is 24 hours, that is 24 hours। थर्ड पॉइंट लिखोगे, its orbit is in equatorial plane of earth, its orbit is in equatorial, its orbit is in equatorial plane of earth। इक्वेटोरियल प्लेन समझते हो, जैसे ये तुम्हारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये यहां से जो भी प्लेन पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। तो जो सैटेलाइट होगा ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है ना, इसी प्लेन में होगा। इसको ऐसा नहीं कि ऐसे ये में रख देंगे या फिर ऐसे टेढ़ा कोई रख देंगे। तो अगर टेढ़ा रखोगे, यहाँ कोई आदमी रख दोगे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, फिर वो मूव करने का, वो जियो स्टेशनरी नहीं होगा। इसलिए जो भी तुम्हारा यहाँ पे एक्सिस पॉसिबल है ना, एक ही एक्सिस पॉसिबल है, एक ही ऑर्बिट पॉसिबल है। कौन सा एक्सिस, ऑर्बिट, जो इस प्लेन में होगा। इस प्लेन में जो भी ऑर्बिट्स है वही सारे पॉसिबल है। और साथ ही साथ इसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होना चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 24 आवर्स। 24 आवर्स से कम या ज्यादा होगा, अगेन वो क्या करेगा, जियो स्टेशनरी नहीं रहेगा। लिखना, फोर्थ पॉइंट में लिखना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, radius of orbit of geostationary satellite, radius of orbit of geostationary satellite is कितना होता है, किसी को पता, 36000 किलोमीटर। यानी जब भी प्लेस करेंगे, कितना ऊपर प्लेस करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसी के आसपास होता है, 3600 किलोमीटर ऊपर होगा। ये हाइट है, सॉरी रेडियस बोल दें क्या, ये हाइट है तुम्हारा, रेडियस को काट के हाइट ऑफ ऑर्बिट लिख देना। हाँ, वो ऐड कर दोगे तो वहां से रेडियस आएगा। अभी जो बोल रहे हैं, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है किसके लिए है, हाइट ऑफ ऑर्बिट, कहां से, सरफेस से। तो अगर तुमको रेडियस पूछेगा तो इसमें क्या कर दोगे, 6400 ऐड कर दोगे। ये हाइट है, ध्यान रखना। हाइट ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना होगा, 36,000 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, its direction is motion, its direction of motion is from, its direction of motion is from west to east, from west to east। ठीक है, और कुछ बचा है उसमें, एक और पॉइंट बचा है, लिख लो। अब देखो, ये जो सैटेलाइट होता है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको जनरली हम क्या करते हैं, लाइव टेलीकास्ट के लिए यूज करते हैं। या कोई भी टेलीविजन है या रेडियो है तुम्हारा, किससे चल रहा होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से चल रहा होता है। क्योंकि अंटेना जो देखोगे, तुम्हारा जो डिश है वो क्या होता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन उसका होता है। कौन से डायरेक्शन में होता है, कभी देखे हो, जो ऊपर छतरी लगा तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, देखे ही नहीं हो, किधर होता है। अरे आज तक कभी ध्यान ही नहीं दियो कि जो टीवी भी नहीं देखते हो क्या, साउथ की तरफ होता है ना। तो देखो, होता क्या है कि हम लोग, चलो साउथ बोले वो सही है, ये तुम्हारा इक्वेटर है और यहाँ पे कहीं पे सैटेलाइट है, और हम लोग कौन से हेमिस्फेयर में है, नदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो छतरी है ना, उसको किधर घुमा करके रखते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तरफ, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का है, इक्वेटोरियल प्लेन में है। तो तुम्हारे लिए जो भी तुम्हारा डिश है उसको किधर घुमा करके रखोगे, साउथ के लिए। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई होगा तो वो कहाँ घुमा के रखता होगा,
नॉर्थ की इधर, अगर कोई साउथर्न हेमिस्फीयर में तो किधर घुमा करके रखेगा, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पे। और नेक्स्ट चीज, अगर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ करके कोई और सैटेलाइट से यूज करोगे तो फिर क्या होगा, फिर एंटीना बैठ के उसके पास घुमाते रहना पड़ना होगा कि सैटेलाइट जिधर जिधर घूम रहा है क्या करेंगे, एंटीना भी टीवी मत देखो, एंटीना बैठ के क्या करते रहो, घुमाते रहो। इसलिए जो भी टेलीकास्ट होता है वो कौन से सैटेलाइट से यूज करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, क्योंकि उसको फिक्स कर देते हैं। और जो भी तुम्हारा वो सेट करने वाला आता है वो एक देखना एंगल लेकर के आएगा, उसके पास एक मीटर होता है, उस मीटर से वो कोऑर्डिनेट सेट करके क्या करता है, चेक करता है कि जो हमारा ओरिएंटेशन है वो सही है कि नहीं। गड़बड़ होगा तो फिर नहीं आता है चैनल, फिर उसको फोन करते हो कि भैया मेरा सैटेलाइट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। और नहीं तो फिर क्या करेगा, अगर बदमाश बच्चा है तो वो चढ़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा हिला देता है, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर बुलाना पड़ेगा। तो अब देखो, इसमें क्या है ना कि अगर तुम चाहते हो कि जैसे फीफा का कोई मैच चल रहा है या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसके जो वर्ल्ड वाइड लोग सारे देखते हैं, तो होता क्या है कि अगर एक सैटेलाइट यूज करोगे ना, जो उसका डिस्टेंस है, एक सैटेलाइट जब यूज करते हैं तो 1/3 ऑफ अर्थ कवर कर पाता है। सारे सैटेलाइट्स का कुछ रेंज होता है ना, तो अगर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज करोगे तो क्या करेगा, अर्थ का 1/3 पोर्शन ही कवर कर पाएगा। लेकिन कोई ऐसा इवेंट चल रहा है जिसके सारे वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं, तो उसको देखने के लिए कम से कम कितने सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, 3 सैटेलाइट की, तब जाकर के वो पूरा का पूरा अर्थ कवर कर पाएगा और जो भी तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट प्रोसेस है वो सब देख पाएंगे। तो लिख लो, ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट था कि फॉर वाइड फॉर वर्ल्ड वाइड, ऐसे लिखना, फॉर वर्ल्ड वाइड लाइव टेलीकास्ट, फॉर वर्ल्ड वाइड लाइव टेलीकास्ट ऑफ ए गिवन प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, फॉर वर्ल्ड वाइड लाइव टेलीकास्ट ऑफ ए गिवन प्रोग्राम, we need at least 3 geostationary satellites. We need 3 geostationary satellites. कम से कम 3 चाहिए, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 3 से कम रखोगे तो फिर तब दिक्कत होगा, तब पूरा का पूरा अर्थ कवर नहीं हो पाएगा। हो गया? मॉड्यूल लाया कोई? नहीं लाया? चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा, रुको देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई सवाल होगा तो करा देंगे। इसके बाद चैप्टर होगा एसएचएम, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, पहले से एसएचएम खत्म कर लेंगे, क्योंकि एसएचएम में थोड़ा सा जरूरत होता है सर्कुलर मोशन का। अगर ज्यादा गैप कर देंगे ना, तुम सर्कुलर मोशन ही भूल जाओगे, तो फिर मुझे रिकॉल करना पड़ेगा पूरा सर्कुलर मोशन। इसलिए अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा तुम्हारा, उसमें क्या करेंगे, एसएचएम पढ़ेंगे। लिखना, a satellite is launched a satellite is launched a satellite is launched tangentially a satellite is launched tangentially from a height h. A satellite is launched नहीं समझते हो क्या, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट नहीं सुने हो? हाँ, तो लॉन्चिंग को लॉन्च्ड ईडी लगा देना। A satellite is launched tangentially from a height h, tangentially from a height h above Earth's surface, height h above Earth's surface, then find minimum velocity, such that it just touches Earth's surface, Number 2, if h equals to r, then find maximum distance
then find maximum distance of satellite, then find maximum distance of satellite if its tangential velocity, if its tangential velocity, if its tangential velocity of launching, if its tangential velocity of launching is if its tangential velocity of launching is root under 3 gm by 5r. अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं होगा ना तो अर्थ सरफेस को घूम के टच कर देगा। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर उतना ऑर्बिटल वेलोसिटी तुमने नहीं दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, गोल घूमेगा। हाँ, मतलब वीओ से कम अगर दिया तुमने, ठीक है ना, हाँ, तो स्पाइरल मोशन होगा, मतलब उसका ग्रेजुअली जो होगा रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अर्थ सरफेस को क्या कर देगा, करके टच कर देगा। ऐसा नहीं कि वर्टिकली फॉलो हो गया, वो सर्कल जो फॉलो करेगा उसका रेडियस क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। अगर तुमने सफिशिएंट उसको एनर्जी नहीं दिया तो फिर मोशन में बता दे रहा हूं किस तरीके का होगा। अगर ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, इसको तुमने हाइट एज से क्या करा था, टेंजेंशियली लॉन्च करा। अगर ये लॉन्च वीओ के बराबर नहीं होगा ना, जो तुमने वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ग्रेजुअली आकर के सरफेस को टच कर देगा। अब समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे, दोनों पॉइंट पे हो जाएगा। चलो एक वाला सॉल्व करते हैं कि क्या करना है इसमें। देखो इधर देख लो, इधर तुमने वी मिनिमम से इसको प्रोजेक्ट करा, मिनिमम से प्रोजेक्ट करे हो, तो इस पॉइंट पे इसके पास क्या क्या होगा। अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इसके पास इसका जो एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा। अब ये ग्रेजुअली आएगा कहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे आएगा ना, तो इस पॉइंट का तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट का भी टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है। ये टोटल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी दोनों क्या होगा, सेम होगा, और वहां से तुम मिनिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी किस टर्म में लिखेंगे, देख लो एक बार, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस टर्म में लिखेंगे, मिनिमम वेलोसिटी के टर्म में, क्योंकि यही कैलकुलेट करना है। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी किस टर्म में लिखेंगे, हाइट और आर ई के टर्म में। और यहाँ का जो टोटल एनर्जी है ना, सीधे वो टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ई के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्टली जो इक्वेशन फॉर्मूला था टोटल एनर्जी का, माइनस क्या था, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई 2r, इसमें r की जगह सीधे क्या हो जाएगा, r ही पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो वहां से मिनिमम वेलोसिटी आ जाए। निगेटिव में आ रहा है, क्या कर दिया कि निगेटिव में आ गया, ये नेगेटिव में और ये नेगेटिव में, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो गया, होगा। वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव में आ जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। चेक करना पड़ेगा अगर सवाल में क्या दिक्कत है, एक बार देख लेने दो। नेगेटिव में आ रहा है सबका, एक बार चेक करो, बाकी लोग भी करो क्या, देखो। हाँ रुक जाओ, टोटल एनर्जी अगर 1 पे देखोगे तो कितना होगा, हाफ एम बी मिनिमम स्क्वायर माइनस कितना लिखोगे, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना, आर प्लस एच, ये होगा। टोटल एनर्जी अगर आप 2 पे लिखोगे तो इट विल बी हाउ मच, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये होगा या 2r ही होगा, ये यूज करेंगे ना। रेडियस की जगह स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे। किसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, सब इसी में आ गया, ये टोटल एनर्जी है। इसमें टोटल एनर्जी कैसे लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पे जो टोटल एनर्जी लिख रहे हैं वो किस टर्म में लिख रहे हैं, वो सीधे फॉर्मूला पे पुट कर दे रहा है, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी तुम्हें नहीं पता है। हाँ, अगर तब करोगे ना, तब अगेन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की वेलोसिटी तुम्हें पता है क्या, यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है ना, तो अगर नहीं पता है तो सीधे क्या करेंगे, इसी टर्म में पुट कर देंगे। अब आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना। ठीक है। देखो तुम्हारे लिए था ना, ये थोड़ा सा सवाल क्या हो गया था, हाई लेवल हो गया था, क्योंकि तुम यही चीज नहीं सोच पा रहे थे। हमें भी कोई ना, ऐसा अगर कर लिए तो दिमाग में आएगा। अगर नीट कभी जा करके टफ हुआ, फिजिक्स का टफ क्वेश्चन पूछना शुरू करा तो मैं भी आ सकता है। अभी तो नीट क्या कर रहा है, बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है। अभी जो क्वेश्चन आता है ना आसान आसान है। हाँ 700। अच्छा, आप कैलकुलेट कर सकते हो ना कि अभी भी दिक्कत है इसमें। चलो नेक्स्ट वाला जो है वो बाद में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो क्लास होगा उसमें घर पे ट्राई करना, उसका भी सोचने का। नहीं सोच पा रहे हो ऐसे नहीं परेशान होने की जरूरत है, इसको भी उसी तरीके से सोचना है कि क्या जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉन्चिंग वेलोसिटी कितना है तुम्हारा, 3 हाँ, तो क्या ये लॉन्चिंग वेलोसिटी जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है या ज्यादा है, वो सोचेंगे। अगर लॉन्चिंग वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगा तो ऐसा मोशन होगा, अगर लॉन्चिंग वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है तो सर्कुलर मोशन होगा, और अगर लॉन्चिंग वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है तब सोचोगे क्या होगा, ये यहां से जब लॉन्च करोगे ना तो ये नीचे की तरफ ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। वो बता दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि लॉन्चिंग वेलोसिटी अगर ज्यादा हो गया, समझना, ये तुम्हारा प्लेनेट है, यहां से तुमने लॉन्च करा, वीओ के बराबर अगर वेलोसिटी दोगे तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा,
सर्कुलर, पूरा सर्कुलर होगा। अगर ये वाला कंडीशन है कि अगर तुमने कम वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया तो ये कैसे जाएगा, आके टच कर जाएगा। अगर तुमने यहाँ की जो वेलोसिटी है, लॉन्चिंग वेलोसिटी, इससे ज्यादा दे दी, अभी क्या करेगा, एलिप्टिकल पाथ होगा। यानी इधर जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ग्रेजुअली अब इंक्रीज होगा, ये ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। और तभी तुमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है कि जो सेंटर है वहां से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा। तो सोचना सेम चीज है, एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के दोनों पॉइंट का कैलकुलेट करना है, ट्राई करना, हो जाएगा। डाउट किसी को आके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।